Hello everyone. I hope I am audible to you. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Can you please type in the group so that मुझे पता चल जाए आप लोगों को आवाज आ रही है? You can listen to me at least. Okay, thank you, Divya. So let us stop for like 30 seconds. ताकि in the case anybody of you wish to join the meet, he or she can join the meet. So this was a very short notice, and I hope आज के बाद you won't be having any trouble with the notes making in sociology. Because in sociology, the material is vast. A lot of teachers has cropped up. A lot of material already does exist for the sociology. But the thing is that we tend to be reading a lot of notes. हम बहुत सारे notes पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सारे notes हम consolidate कर नहीं पाते. तो ऐसे में नोट बनाना हमें हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे देता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नोट्स बनाना कैसे है. नोट्स तो आप सभी बनाते ही होंगे, किसी ना किसी चीज के नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर के बना रहे होंगे, जीएस के बना रहे होंगे. तो सोशियोलॉजी में क्या अलग है, आई विल बी डिस्कसिंग. एंड जब ये सेशन हो जाएगा मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा. एंड आई विल बी टेकिंग अप द एग्जांपल ऑफ टॉपिक 1A फ्रॉम द 1A टॉपिक जो है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. वहां से एक छोटा सा नोट भी बना के दिखाऊंगा. एंड ये डिस्कस करूंगा कि किन किन चीजों को आपको नोट करना था. एंड इन द एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपको वो आंसर भी करूंगा. Why it is important to make notes in sociology? समझते हैं थोड़ा सा. It's important. Why it is important to make the notes? क्योंकि सीधा सा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है. We have a lot of material. We have the नितिन सांगवान सर की जो बुक आती है. We have the IGNOU notes. We have the Mohapatra notes. We have the Upendra sir notes. We have many other institutes coming up with their own notes. And then we have the notes of the selected aspirants, such as Tusharanshu sir. We have Neha Bhosle ma'am notes. And many other teachers, जिसके notes आपके सामने हैं. And notes बनाते वक्त आपका मन करता है कि मैं सब कुछ लिख दूं, so that my notes, मेरा जो नोट बनेगा ये एक परफेक्शनिस्ट वाला नोट्स बनेगा, जिसमें सब कुछ होगा, जिसमें पूरी नितिन सांगवान भी होगी, जिसमें पूरा इग्नू भी होगा, जिसमें पूरा नेहा भोसले मैम का भी नोट्स होगा, जिसमें पूरा विकास रंजन सर के भी नोट्स होंगे, सब कुछ होगा. हम चाहते हैं ऐसा बनाना, बिकॉज वी नेवर वॉन्ट दैट कि कभी कोई क्वेश्चन आए और कोई पॉइंट छूट जाए. बट देन यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं. Because what we do, we tend to write a book out of book. हम एक किताब लिखना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता. मैंने देखे हैं कई सारे बच्चों के नोट्स, इवन फॉर द मॉडर्निटी, उन्होंने 15-15, 20-20 पन्ने के नोट्स बना रखे. 20 पन्ने का नोट्स एक टॉपिक के लिए. जस्ट थिंक 10 टॉपिक्स. अगर आपके पास 10 टॉपिक हैं, 10 चैप्टर्स हैं, और लगभग सभी में एटलीस्ट 3 टॉपिक तो हैं ही, ज्यादा है, और अगर 20-20 पन्ने का आप बनाने लगोगे, इट विल बी लीडिंग टू 600 पेजेस का नोट्स. और 600 पन्ने का अगर आपने नोट्स बना लिया तो तय है कि आप उसे 1-2 दिन में रिवाइज नहीं कर पाएंगे.
और ये तो मैंने टॉपिक्स की नंबरिंग कम बताई है, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर कई टॉपिक्स हैं। लाइक फॉर द थिंकर कार्ल मार्क्स, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, कई टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं। तो इसे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर इसकी जगह मैं 5 ले लूंगा तो ये और बढ़ जाएगा। तो जब सब कुछ मैं नोट करने लगूंगा देन इट बिकम्स अ मिस्टेक। तो मैं क्या नोट करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे जो नोट्स है ना पेपर 1 के, वो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 150 पन्ने तक, मतलब 170 पन्ने तक निपट जाए, जो रिवाइज करना फिजिबल होगा। क्योंकि 150 पन्ने का प्रिंटेड मटेरियल रिवाइज करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब वो हाथ से लिखा होता है इट इज लाइक 75 to 80 पेजेस ओनली, यू नो, बिकॉज वो स्पेस हम उस तरह से यूज नहीं करते हैं। सो एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको मैं ये चीजें बता रहा हूं। प्लीज इफ यू हैव द पेन कॉपी तो नोट जरूर कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बहुत हेल्प करेगा। ये आप जीएस में भी यूज कर सकते हो जब आप अपने जीएस के नोट्स बनाते हो। और आपका ऑप्शनल कोई भी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रो है, फिलॉसफी है, कोई भी है, आप उसे वहां पे यूज कर सकते हो। कभी भी जब आप नोट्स बनाने जाएं, these facts you have to keep in mind। नोट्स बनाने से पहले you have to read the PYQs। सबसे पहला धर्म आपका यह है कि आपने वो टॉपिक का नाम पढ़ना है और उससे रिलेटेड PYQs पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द टॉपिक 1A, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, यहां पे मैं एक मिस्टेक आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं नोट्स बनाते समय। ये समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। आपने ये टॉपिक तो पता होगा, आपने ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा, और हम क्या करते हैं कि भाई सर ने कोई टॉपिक पढ़ा रखा है, अब जैसे पढ़ा रखा है मेरे नोट्स उस टॉपिक के लाइन अलोंग मैं नोट्स लिखते जाऊंगा। जैसे सर ने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया होगा मैं नोट्स बनाता चला जाऊंगा। यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देंगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, वो नहीं करना है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल बी डूइंग व्हाइल मेकिंग योर नोट्स फॉर योर ऑप्शनल। यू नीड टू सैनिटाइज योर सेल्फ, you need to sanitize yourself from the coaching and you need to know your boundary। ये 2 चीजें याद रखनी है। और सैनिटाइज कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका, इसका जो सॉल्यूशन है सैनिटाइजेशन से बचाने का, यू हैव टू सी द PYQ। सिंपल, टीचर ने क्या पढ़ा अच्छी बात है, मेरे को समझ में आ गया, चलेगा। लेकिन टीचर के पढ़ाने के बाद मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैंने ये टॉपिक देखूंगा, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये मेरा सिलेबस है, ये मेरे PYQs हैं। लाइक इस टॉपिक के अगर मैं PYQs की बात करूं तो 2013 से लेके यहां पे अपने 22 तक का इंक्लूड कर रखा है। खैर 2013 से लेके 22 तक के लाइक लेट्स से कि ये एग्जाम क्वेश्चन आ रखे हैं। 23-24 में कुछ और आए होंगे तो 8 लाइक अगर ये 8 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे दिमाग में आ गई ये 8 क्वेश्चंस। मैंने PYQ पढ़ लेना है। पहले मैंने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक में क्या लिखा हुआ था, मॉडर्निटी। तो मुझे सबसे पहले यह बात पता होनी चाहिए कि मेरे को यह बात पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉडर्निटी, व्हाट वेर दी सोशल चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन यूरोप। दूसरी चीज मुझे यह पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। एंड तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए, हाउ दिस मॉडर्निटी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड हाउ द सोशल चेंजेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इतना तो मुझे पता होना चाहिए। और एटलीस्ट जो कि ये स्टेट सिलेबस की लैंग्वेज से ये बात बोल रहा है, मेरे नोट्स में ये चीज कंटेन्ड होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसमें मैं कैसे डायरेक्शन दूंगा, मैं जाऊंगा सीधे PYQs देखूंगा। तो PYQ में मैं एक चीज देख रहा हूं कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेड द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो मुझे मेरे नोट्स में ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए कि हाउ डिड द इनलाइटनमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अभी आपने सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता चल गया कि इनलाइटनमेंट के चलते, क्योंकि वहां पे मैंने एक टर्म देखा था मॉडर्निटी, वहां पे मैंने एक टर्म देखा था सोशल चेंजेस, लेकिन वहां पे मैंने ये टर्म नहीं देखा था इनलाइटनमेंट। हो सकता है कि मैंने अभी तक अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी
उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आ गया, लेकिन अब मेरे दिमाग में इतना आ गया कि मेरे को यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक नया टर्म आ गया। अभी इस टाइम पे मेरे को ये बात पता नहीं है कि वो उस टॉपिक में पूरी तरह से उस तरह से कंटेन्ड है। वो तो जब मैं पढ़ूंगा तब मुझे पता चलेगा ना, कि जब सोशल चेंजेस की बात हो रही है, मॉडर्निटी के एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, तो घुमा फिरा के इन्हीं चीजों की बात हो रही है। लेकिन एज अ न्यू स्टूडेंट मुझे ये बात पता ही नहीं है। तो मुझे बस इतना दिमाग में आ गया कि मेरे को, और ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको करना है, लेक्चर सुनने से पहले करना है। उसके बाद हाउ हैड एनलाइटनमेंट लेड टू दी कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। 2 बार आ गया, मेरे को समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, एनलाइटनमेंट पे मेरे को ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। नया टर्म मिल गया, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज। हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेज। अब मैंने तो टॉपिक जब पढ़ा था सिलेबस का, वहां तो लिखा था मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस। अब ये सब कौन से टर्म्स आ रहे हैं। Although if you have read sociology, you know it is already contained in the syllabus, but मेरे को वो टर्म वहां पे स्ट्रेट फ्लैट नहीं लिखा था। तो जब मैं पढ़ूंगा तो ये ध्यान रखूंगा कि हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वो अलग बात है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा इनलाइटनमेंट वाला जो टॉपिक है इट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज। तो दिस इज एक्चुअली अ सब टॉपिक ऑफ दिस वन। एंड देन डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट बेसिकली इतिहास में क्या हुआ जिसके चलते सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। तो घुमा फिरा के ये सारा टॉपिक, ये दोनों इसके सब टॉपिक बन गए, ये इसका सब टॉपिक बन गया। बट ये जब मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगा तभी मुझे समझ में आएगा। देन हाउ हैज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन बेस्ड अपॉन द रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो मेरे को इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अभी मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं है, बस मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे पढ़ना कैसे है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधे इग्नू का मटेरियल उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। सीधे ये वाली बुक लेते हैं, उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां पे गलती करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग साफ कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सैनिटाइज माई माइंड फ्रॉम एक्सेस मटेरियल की जो इंस्टीट्यूट में बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट में गलत बताया गया, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें अगर मैं देख लूंगा तो मुझे पता रहेगा मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। देन सोशियोलॉजी इज प्रीएमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। तो मॉडर्निटी वाला टॉपिक आया था, तो मुझे मॉडर्न सोसाइटी का क्या मतलब होता है मुझे पता होना चाहिए। यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। तो टॉपिक का नाम ही था सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो मुझे पता है कि ये तो कंटेंट हो गई, ये कंटेंट हो गई। Sociology emerged in Europe and flourished to begin with on a social reformist orientation in USA. अब वो टॉपिक तो यूरोप का था, मेरे को यूएसए के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो 2013 का क्वेश्चन है। तो इतना मुझे समझ में आ गया यहां पे देखते हुए कि मेरे को कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए जब मैं पढ़ रहा था। एनलाइटनमेंट, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, कौन से हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स थे, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, यूरोप में किस तरह से मॉडर्निटी का क्या रोल रहा है एंड ऑल, एंड दिस समथिंग अबाउट द यूएसए। एंड ये भी मुझे दिख गया कि ये हाफ में पूछा है, यूरोप एंड देन दिस। एक चीज मैं और ध्यान दूंगा, कितने नंबर के सवाल पूछ रहे हैं इस टॉपिक से। तो मैंने देखा कि यहां पे 10 नंबर का सवाल पूछा, यहां पे भी 10 नंबर का सवाल पूछा, यहां पे 10 नंबर का सवाल पूछा, यहां पे भी 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 10 नंबर का सवाल पूछा, एक बार केवल 20 नंबर का सवाल पूछा। यानी 1 आउट ऑफ 8 टाइम्स इन्होंने 20 नंबर का सवाल पूछा है एंड 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स इन्होंने 10 नंबर का सवाल पूछा है। और 10 नंबर वाले में मेरे को पता है कि 150 वर्ड्स लिखने हैं, इसमें मेरे को पता है 250 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये चीज मुझे ये चीज बताएगी कि मेरे नोट्स में कंटेंट इस हिसाब से होना चाहिए कि मैं 150 वाला तो बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकूं और 250 वर्ड्स का है तो लिख सकूं। ये चीज क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा 20 नंबर के ही प्राइमरली उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका कंटेंट आपको और ज्यादा एग्जॉस्टिव रखना है नोट्स में भी। आते हैं बैक, ठीक है। तो मेरे को अब पता चल गया पढ़ने से पहले, नोट्स बनाने से पहले, ये तैयारियां हैं नोट्स बनाने की। नोट्स बनाते समय
कभी भी स्ट्रेट लेक्चर अटेंड करके नोट्स नहीं बनाना चाहिए। द मोमेंट यू डू इट, जिस वक्त आप ऐसा कर लेते हैं उसी वक्त आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं। टॉपिक पढ़ते ही नोट्स ना बनाएं, ये गलती करेंगे। कई बच्चों की हैबिट होती है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो टीचर क्या पढ़ा रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको केवल एक चीज से मतलब होता है, टीचर ने जो पढ़ा उसका वर्ड बाय वर्ड मेरी कॉपी में नोट हो जाए। वो तो बगल वाला कर ही रहा है, उसको करने दो, आप समझ लो टॉपिक को। वो टीचर डिक्टेट कर रहा है तो बात अलग है, आप नोट कर लो, ठीक है। तो रीड द पीवाईक्यू आस्क्ड, हमने पीवाईक्यू देख लिया, मेरे को पता चल गया क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए, और उसके बाद हमने इसको ये देख लिया। तो इससे क्या हुआ, अब मैंने पीवाईक्यूज देख लिए, मैंने टॉपिक देख लिया, तो मुझे मेरी बाउंड्री का एक ठीक ठाक आइडिया है। बाउंड्री बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि आप 100 पन्ने भी लिख दोगे ना, कम पड़ेंगे। लेकिन बाउंड्री बना लोगे तो 2 पन्ने में टॉपिक खत्म हो जाएगा, 2-3 पन्नों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कर लेना है। उसके बाद पढ़ने से पहले मेरी ये चीज मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को। सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 1 था, दिस वाज द स्टेप 1। इसके बाद अगला स्टेप आता है स्टेप 2। स्टेप 1 ये था कि यू हैव टू सी द पीवाईक्यू, यू हैव टू सी द टॉपिक। स्टेप 2 क्या कहता है, रीड इट फ्रॉम द सोर्सेज। अब ये सोर्स कौन से हो सकते हैं, टीचर का कोचिंग मटेरियल हो सकता है, टीचर का लेक्चर हो सकता है, वहां से स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं। ये आपके 3 सोर्स हो गए। यानी आपकी, अगर आपने किसी टीचर के कोचिंग के नोट्स बना रखे हैं, उनके खुद के नोट्स हैं, कोई बुक हो सकती है, जहां से पढ़ना है। ये चीज सबकी सेम नहीं होती, कोई बच्चा कहीं से पढ़ा होगा, कोई बच्चा कहीं से पढ़ा होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली बात है खराब पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बट ये चीज देख लेना कि वो पढ़ा रहा है वो लॉजिक सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, एंड वो सेंस पढ़ा रहा है कि नॉनसेंस पढ़ा रहा है। आप इतने समझदार अपने आप को जरूर मान के चलिए, और इतने समझदार जरूर रहिए कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंशिएट कर सके। ये आपका एक पोर्शन था जहां से आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अभी नोट्स नहीं बनाना है, आपने थ्योरी पढ़ी, ठीक। इसके बाद स्टेप 3 पे आएंगे। अभी मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, अब मैं स्टेप 3 पे आऊंगा, मैं जाऊंगा जंप टू पीवाईक्यू। जंप टू पीवाईक्यू, जंप टू पीवाईक्यू का बेसिक मतलब ये हो गया कि आपने ये थ्योरी पढ़ी थी। आपने क्यों पढ़ी थी थ्योरी, सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। दैट इज द होल पर्पज ऑफ रीडिंग द दिस थ्योरी। यही तो पर्पज था ना, कि आप क्वेश्चन कर पाते। ज्ञानी बनना पर्पज नहीं था, पीएचडी करना पर्पज नहीं था, पर्पज केवल एक था कि आप क्वेश्चंस कर पाओ, आप आंसर कर पाओ, आप 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में एक सही आंसर लिख पाओ, यही आपका पर्पज था। उस चीज के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल आना है, क्वेश्चंस उठाने हैं, एंड एक एक करके बताता हूं मैं कि आपको क्या करना है। मैंने एक थ्योरी पढ़ी, थ्योरी से आई एम हैप्पी, गुड। अब इस थ्योरी के बाद नाउ आई विल ट्राई टू अप्लाई कि हाउ डिड द एनलाइटनमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा और मैं इसके पॉइंटर्स लिखना शुरू करूंगा, 1 2 3 4। हो सकता है 3 या 4 पॉइंट के बाद आके मेरी पेन रुकने लगे। मैं ये नहीं कि अभी आपको पूरा आंसर लिखना है, बट एटलीस्ट on the basis of the theory that I have read, I should be able to answer this question. That is why I was reading that theory. Otherwise, मैं वो theory पढ़ ही क्यों रहा था? So, the purpose of theory was that you should be able to answer this question. So, 1 2 3 4, fine.
लेकिन मेरे 4 पॉइंट से आगे मेरी पेन नहीं बढ़ रही, तो मेरे को क्या करना है? हियर इटसेल्फ आपको अपने पास एक किताब रखनी है। जैसे मेरे पास ये किताब रहती थी, क्रॉनिकल की सोशियोलॉजी के सॉल्यूशन। इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इसको दिखाने के लिए। ये बुक अच्छी है, मैंने इससे पढ़ा था, इसके सॉल्यूशंस ने मेरी बहुत हेल्प की थी। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने इसकी थ्योरी देखी, ठीक है। उसके बाद मैं 4 ही पॉइंट हुए थे, अब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा इसी बुक से। आपके पास कोई भी बुक की कोई कोचिंग के नोट्स सॉल्यूशन बुक हो सकती है, किसी बच्चे के, जो भी, जहां से भी आपके सॉल्यूशन बुक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन आई विल रीड द सॉल्यूशन। कूल। अब मैं सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब मेरे पास थ्योरी में क्या हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास पहले वाली थ्योरी क्या थी? पहले वाली थ्योरी वो थी जो मुझे टीचर ने पढ़ाई थी या फिर मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेस से पढ़ा था। लेकिन अब मेरे पास एक डायरेक्टेड थ्योरी है जो डायरेक्ट इसका आंसर कर रही है, मुझे पॉइंटर बता रही है कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वो थ्योरी मेरी थ्योरी में ऐड होगी। आई हैव वन एडिशनल थ्योरी फॉर द सेम टॉपिक। आप परफेक्शनिज्म की बात करते हैं ना, ये यहां से आएगा। उसके बाद मैं टॉपिक 2 पे जाऊंगा। हाउ डिड एनलाइटनमेंट लेड टू द कंट्रीब्यूशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगेन मैंने कायदे से तो ये कर रखा है, तो मेरा ये आंसर मेरे को बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन क्या पता मैं फिर से वो पॉइंटर्स ना लिख पाऊं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि ये क्वेश्चन जब आप ये पढ़ के ये दूसरा कर रहे होगे ना, तो इसी टाइम पे आपका रिवीजन भी होने लगेगा इन टॉपिक्स का। तो ये इसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई हाउ डिड द एनलाइटनमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मैं फिर से इसको पॉइंटर्स लिखने की कोशिश करूंगा और फिर इसके सॉल्यूशन पढ़ लूंगा। एक अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं दिया है। कुछ पॉइंटर आपको यहां पे मिलेंगे, कुछ यहां पे मिलेंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट आया। एक अच्छी बात और है कि मुझे ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बता रहे हैं कि वो जो फुटबॉल टेनिस ग्राउंड में, टेनिस कोर्ट में जो ओथ ली थी, उस ओथ से मेरे को मतलब ही नहीं था। बहुत से बच्चों पूरा इतिहास पढ़ रखे होते हैं, उससे मतलब ही नहीं था, क्योंकि मुझे पीवाईक्यू बता रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं कि बेटा मत पढ़ो इसको, इतना काम का नहीं है वो। डायरेक्टेड पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपके नोट्स को डायरेक्शन देंगे। देन हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब मैं इसके पॉइंटर्स लिखने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक। अब देखो मेरे पास कहां कहां की थ्योरी है। एक तो थ्योरी जो मैंने पढ़ रखी थी, एक इसकी थ्योरी, एक इसकी थ्योरी, फिर मैं इसके पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आएगा सेम अप्लाई टू दिस। अब इसी के साथ साथ मैं रिवीजन होता जा रहा है। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स में ऑब्वियस सी बात है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सोशल फोर्सेज, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज। सोशल फोर्सेज के साथ साथ मैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेज दिखा सकता हूं, उसको एज अ सब पार्ट भी दिखा सकता हूं, एज एन सेपरेट हेडिंग भी दिखा सकता हूं। ठीक है। देन एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी हैज इमर्ज्ड बेस्ड ऑन ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। सेम चीज आपको इन सारे टॉपिक्स के साथ रिपीट करते जाना है। तो अब आपके पास 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, वो आपकी एक्स्ट्रा थ्योरी है और आपके नोट्स हैं। तो इन चीजों को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे नोट्स में इनलाइटनमेंट के बारे में होना चाहिए, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इनलाइटनमेंट। मेरे पास इंटेलेक्चुअल फोर्सेस के नोट्स होने चाहिए कि भाई किन एस्पेक्ट्स के चलते वो हुआ। हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। अब मेरे को एक चीज और समझ में आई कि हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट का ये टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, इसका सब टॉपिक है इनलाइटनमेंट, यही तो है। और सेकंड चीज है सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस का सब टॉपिक है इकोनॉमिक फोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी को ऊपर रखेंगे। एंड दिस पॉलिटिकल फोर्सेस, ये दोनों इसका सब पार्ट है। एंड आप इसको सेपरेटली भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं पे सेपरेटली दिखाया हुआ है, नितिन सांगवान सर ने सेपरेटली दिखा रखा है। अदरवाइज दीज आर दी पार्ट ऑफ द सोशल फोर्सेज इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज मैं कर लूंगा। तो मेरे को एक ब्रीफ वो दिमाग में छप गया। एंड ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे मेरे को दिखाना है कि ये यूरोप में हो रहे थे, एंड अल्टीमेटली द आइडिया स्प्रेड टू यूएसए, जहां पे स्टडी करने की कोशिश हो रही थी। अब मैं इन चीजों को अगर इस चीज को ब्रॉडन थोड़ा सा कर लूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। एट द सेम टाइम व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी, क्योंकि मॉडर्निटी स्टेट सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, मॉडर्निटी की डेफिनेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं अपने नोट्स में इन चीजों का ध्यान रखूंगा। अभी ये बात लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुई है। तो जंप टू पीवाईक्यू। देन
अब इसके बेसिस पे जो आपके पास कंटेंट आ गया, सो यू हैव द थ्योरी का कंटेंट, यू हैव द पीवाईक्यू का कंटेंट। इसके बेसिस पे आपको अपने पहले एक ब्रॉडन माइंडसेट बनाना है कि आपको नोट्स बनाने कैसे, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया। एक ब्रॉड माइंड में वो बना लेना, एक ब्रीफ आउटलाइन बना लेना, क्योंकि नोट्स आप बनाओगे उसके बेसिस पे। ठीक है, अब कुछ चीजें, अब एक चीज ध्यान रखना, बाद में बताता हूं वो चीज, उससे पहले कुछ चीजें याद रखना। डोंट ट्राई टू राइट बुक आउट ऑफ बुक। बुक से किताब से किताब मत लिखने लगना, यह गलती करोगे। क्या होता है ना, हर वर्ड, हर एक चीज डिफाइन किए पड़े हैं, हर एक वर्ड बाय वर्ड लिखे पड़े हैं। तो आपको अगर किताब से किताब ही लिखनी है तो उससे ज्यादा अच्छा है कि किताब में अंडरलाइन कर लो, उसको बार बार रिवाइज कर लो। फायदा नहीं होगा उसका, आपका टाइम जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। सो डोंट राइट अ बुक आउट ऑफ बुक। राइट ओनली कीवर्ड्स। आपको केवल कीवर्ड्स लिखने हैं। अगर नोट शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने हैं तो आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सिलेबस कीवर्ड्स, दे मस्ट बी डिफाइंड। सिलेबस में जो प्रॉपर कीवर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सोशल फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल एलिनेशन, एक एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं कि लाइक लेट्स से मॉडर्निटी, ये टॉपिक्स हैं, ये जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो एटलीस्ट इनकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको बुक से स्ट्रेट मिल जाए, उसे सिंपल प्लेनर फॉर्म में लिख लेना, रट डालना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम वो वर्ड ही डिफाइन कर रहे होते हैं, और ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज डिफाइन द सोशल फैक्ट इन आवर ओन वर्ड्स। लेकिन एग्जामिनर खुश ज्यादा तब होगा जब आप ये बात मेंशन करोगे, एज गिवन बाय डर्कहाइम इन हिज रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सोशल फैक्ट्स आर दोज वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड ऑल, जो भी चीजें थी वो चीज आपको उसमें लिख देनी। अगर आप वो वर्ड बाय वर्ड वैसा ही लिख दोगे, अब ऐसे में डर्कहाइम के चैप्टर में आपको 4 डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी वर्ड बाय वर्ड, ये तो रट डालना डेफिनेशन, आगे आपको बेटर आंसर लिखना है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, गलत नहीं, बाकी तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे, लेकिन जो कीवर्ड सिलेबस में मेंशन्ड है उसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर ये किसी बुक में, किसी वर्क में, किसी रिपोर्ट में मेंशन्ड है तो आप लिख सकते हो कि एज गिवन इन हिज वर्क। और कुछ ना समझ में आया ना, आपको ये ध्यान नहीं आ रहा कि बुक था कि कोई नोट था कि क्या, तो एज गिवन इन हिज वर्क द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इस तरह से करके जब आप लिखोगे ना तो आपकी डेफिनेशन दूसरे से ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा भी लिखेगा, घुमा फिरा के वही लिखेगा, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट ज्यादा सेम होगा ना तो आपको आधा नंबर मिलने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे और आपका आंसर ज्यादा सोशियोलॉजिकल लगेगा और आप एक लर्नेड फेलो भी लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू डिफाइन एग्जैक्ट एंड इफ पॉसिबल मेंशन द बुक और द वर्क। नोट्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी, इफ पॉसिबल ट्राई टू इंक्लूड द कंटेम्पररी एग्जांपल्स। ये आप एक बार में नहीं कर पाओगे। आपने नोट्स बना लिए, सपोज लेट्स से कि डिवीजन ऑफ लेबर, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत पूरी रिसर्च कर डालोगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, भाई ये टॉपिक दिख गया, हाँ ये डिवीजन ऑफ लेबर में इंक्लूड किया जा सकता है, वहां पे धीरे से आना और लिख देना एग्जाम्पल, सिंपल। एलिनेशन का कोई एग्जाम्पल मिल गया, एक अच्छा एग्जाम्पल आ गया, तो इट मींस नोट्स आर दी सब्जेक्ट टू अपडेशन। अपडेट करते रहोगे, अगर आप कंटेम्पररी एग्जाम्पल दोगे तो आपको नंबर डेफिनेटली बेटर मिल सकते हैं। ज्यादातर आंसर्स में स्कोप रहता है कि आप कंटेम्पररी एग्जाम्पल कहीं कंक्लूजन में या ना कहीं फिट कर सकते हो। वो अलग बात है जब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि एग्जैक्टली आप वही लिखो जो उस थिंकर ने लिखा था, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ज्यादातर जगह पे आप ये इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने ये चीज इंक्लूड कर दी, दैट इज व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फेलोज। एंड देन in your notes do include the thinkers,
डू इंक्लूड द नेम ऑफ द बुक्स, ये सब चीजें ध्यान रखना। डेफिनेशन ट्राई करना कि एग्जैक्ट हो, राइट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रख लेना, परफेक्ट नोट्स कभी नहीं बना पाओगे। परफेक्ट नोट्स इज अ मिथ। इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं सर मैं परफेक्शनिस्ट जैसे नोट्स बनाना चाहता हूं। नहीं बना सकते, नहीं पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा, बट आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज इंप्रूव अपॉन योर नोट्स। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, आपके नोट्स दे आर ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि वो आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाया। मैं आपको नोट्स बना के दे भी दूं, लेकिन अगर आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाए हैं तो वो उसको आप ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे। और कहीं पे आपको ये लगेगा कि भाई ये पॉइंटर्स मैं इंक्लूड कर सकता हूं, वो आप आराम से इंक्लूड भी कर पाओगे। मेरे नोट्स में आप प्रिंट आउट निकालोगे और वो लिख लोगे, लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प हमेशा करेंगे। आप टॉपर्स के नोट से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, आप चीजें सीख सकते हो, लेकिन ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फॉर योर ऑप्शनल। वो आपको हेल्प हमेशा ज्यादा करेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड विथ रिगार्ड टू द सोशियोलॉजी ऑप्शनल के नोट्स बनाते समय। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि भाई हमने नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें हमारे माइंड में हैं, तो किन चीजों का मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग में था यूरोप से आया है सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन यूएसए। यूरोप में मेरे को था कि देयर शुड बी द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, मेरे को पता होने चाहिए। ये अभी मेरे माइंड में चल रहा है, अभी मैंने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है, ठीक है। देन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स में मैं सोशल फोर्सेस लिखना चाहूंगा, मैं इकोनॉमिक फोर्सेस इंक्लूड करना चाहूंगा, या इकोनॉमिक चेंजेस कह लीजिए, पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूड करना चाहूंगा, एंड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में मैं एनलाइटनमेंट इंक्लूड करना चाहूंगा, एंड इसके अलावा मैं काउंटर रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट। ये ब्रॉड एन आइडिया है मेरे माइंड में, नोट्स इसके इर्द गिर्द बनाऊंगा। ये मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन बना ली, ठीक है। देन आई विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। तो पहली चीज मेरा जो सिलेबस था, मॉडर्निटी एंड सोशल फोर्सेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो एटलीस्ट मेरे पास एक मॉडर्निटी की डेफिनेशन होनी चाहिए, मैं लिख लूंगा व्हाट इज मॉडर्निटी। ये सिलेबस में था, इसलिए मुझे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मॉडर्निटी इज द रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। नाउ दिस इज a simple definition. You can get any definition from the book you are reading. सिंपल करूंगा, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। आउटलाइन बन गई थी, ठीक है। सोशल फोर्सेस, ठीक। राइज ऑफ, ये कीवर्ड्स हैं आपके। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी मुझे पता है, माइंड में मेरे है कि मेरे को इकोनॉमिक फोर्सेस भी लिखना है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को मैं एक्सप्लेन कर लूंगा इकोनॉमिक फोर्सेस में। तो मैं यहां पे मुझे पॉइंटर्स इसके लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहां पे लिख लिया तो फिर वहां पे बस सिंपली पॉइंट लिख लूंगा कि ऊपर वाले से देख लो। तो आप यहां पे लिख सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। देन सेकेंड इज द पॉलिटिकल फोर्सेस। ये बेसिकली ब्रिटेन से फैला था। पॉलिटिकल फोर्सेस में कभी भी यूज करो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जरूर यूज करो, बिकॉज दोनों की कंडीशन बिल्कुल अलग थी। ब्रिटेन वॉज गेटिंग प्रॉस्पेरस, कोई भी कंट्री उसके आसपास नहीं थी, तो देयर वाज पीस, बट एट द सेम टाइम उस पीस के कॉस्ट पे जो डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी था, दे वर डिस्टर्ब्ड।
तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। तो पॉवर्टी वॉज नॉट सोशल बट इट वॉज मैन मेड, तो उस चीज को स्टडी करनी थी। एंड दिस थिंग दिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो आइडिया था कैपिटलिज्म, इट स्टार्टेड गेटिंग स्प्रेड इन यूरोप, तो ये चीज हर जगह पे होने लगी। सो इट डिस्टर्ब द इंटेलेक्चुअल ऑफ दैट प्लेसेस। Then you have the political forces, French Revolution. There was chaos and disorder in the society. French Revolution के चलते, due to that chaos and disorder in the society, definitely, ये लिखना नहीं है, ये बात आपको पता होने चाहिए। जो thinkers थे वो क्या चाहते थे? There should be peace. So what they wanted to do? क्योंकि middle age that was not chaotic, there was peace, so they wanted to return to the time of middle ages. तो दो टाइप के लोग आ गए, एक बोले भैया पुराना वाला सिस्टम ले आओ। सो दे रिप्रेजेंटेड द एंटी मॉडर्निटी। सो व्हाट दे डिड इन द प्रोसेस, दे गिव द गोल्स टू सोशियोलॉजी। बट देन देयर वाज पीपल हु अंडरस्टूड दैट कि पीछे तो नहीं मुड़ के जा सकते। सो दे आस्क्ड फॉर द रिफॉर्म इन सोशियोलॉजी, रिफॉर्म इन द सोसाइटी, एंड फॉर दैट ओनली दे स्टार्टेड स्टडिंग द सोसाइटी बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ साइंसेज, so that they can discover the laws that govern society, so that they can develop a society which is based upon the peace. तो कुछ ये चीज आपके माइंड में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव टू अर्बनाइजेशन एंड इट्स फॉलोआउट्स। अभी इसके फॉलोआउट क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Then you have the religious changes, secularization हो रहा था, ठीक है। अब urbanization and its fallout, it attracted Marx, Weber and George Simmel. Religious changes, तो early background जो sociologist का था, it impacted their study. For example, we have the example, you can write here, for example, जो Weber का वर्क था, Protestant ethic and the spirit of capitalism, वो क्या था? It showed his interest in the religion. Durkheim, what he was doing, totemism, क्यों स्टडी कर रहा था? क्योंकि उनका खुद का बैकग्राउंड रिलीजियस था, so it impacted them. Then you have the growth of science. अब देखो, ध्यान रखना, अब मेरे नोट्स में एक चीज थी, मेरे PYQ में एक चीज थी कि वेट, अब मैं ये चीज बनाऊं तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर के बेसिस पे सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ था। तो जब मैं ग्रोथ ऑफ साइंस लिख रहा हूं तो इसमें थोड़े से ज्यादा पॉइंटर्स लिख लूंगा, क्योंकि वो पूछ चुका है, तो जो थोड़ा सा इलेबोरेट करने की जरूरत है वो आपको PYQs बता देंगे, ठीक है। तो यू कैन राइट अबाउट साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एम्फेसिस ऑन द इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजी एंड द इवोल्यूशन, तो इसने इवोल्यूशनरी थ्योरी को जन्म दिया, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू, ये आप चीजें दिखाने। अब ये इसका फिर विरोध हुआ, यू कैन नॉट अप्लाई द साइंस डायरेक्टली टू द सोशियोलॉजी, इट गेव टू द इमर्जेंस ऑफ द इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, वेबर। तो इसके जो पॉइंटर्स है, मेन पॉइंट्स, वो आपको यहां पे लिख लेने हैं। तो आपको PYQ बता रहा है कि भैया साइंस का अगर रोल आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट कर लेना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ज्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेना। इस टाइप से आपको PYQs बता रहे हैं। एंड देन यू हैव द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, या फिर यू कह लीजिए कि इकोनॉमिक फोर्सेस, बेसिकली इकोनॉमिक फोर्सेस, these economic forces provided the material condition needed for the emergence of sociology. Then there are 4 themes that is given in your IGNOU notes. They are the condition of labor, socially deprived. That was a concern for Marx. उन्होंने पोजीशन यही तो किया, गरीबों के बारे में स्टडी किया, proletariat. You have to write that. There was the transformation of property. तो feudal lords परेशान हुए, ठीक है। तो private property it does impacted the whole society, social structure change करने लगा, that become a concern for sociologist, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी करने के लिए मार्क्स एंड वेबर ने हो गया। तो आपको बेसिकली ये पॉइंटर्स लिखना है, चेंज इन द लाइक लेट्स से कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड लॉस्ट वैल्यू, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंपैक्टेड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मार्क्स एंड वेबर, दैट्स इट। इतना लिख के रुक गए, इसके आगे आप अपने आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे। समझना, जब 150 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हो ना,
आपके कीवर्ड्स 15 से 20 ही होते हैं, उसके अराउंड आप जो एक एक स्टेटमेंट लिखने लगते हो ना तो 150 वर्ड्स अपने आप हो जाता है। तो इतने कीवर्ड्स लिख लोगे ना हर आंसर के साथ, उतने में आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है। देन टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री सिस्टम, इट डिसरप्टेड द ट्रेडिशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, अफेक्टेड फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है। इंस्लेवमेंट ऑफ मशीन्स लीडिंग टू एलिनेशन। ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक फोर्सेज में लिख सकते हो। पॉलिटिकल फोर्सेज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इमीडिएट फैक्टर इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कंसर्न फॉर कॉम्टे एंड डर्कहाइम। ये चीज करते हुए उसमें दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स आप पॉइंट जो मेन आपको लगता है कि ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए समय, वो आपको लिख लेना है। देन यू कम टू द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज, लास्ट में लाइक इकोनॉमिक फोर्सेज, पॉलिटिकल फोर्सेज एंड देन दी इंटेलेक्चुअल फोर्सेज। अब इंटेलेक्चुअल फोर्सेज में आएंगे तो हम एनलाइटनमेंट एंड काउंटर रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट, इट प्रोवाइडेड अ गोल टू सोशियोलॉजी। ठीक है। एंड इट क्रिएटेड द कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। अब इसके थिंकर्स मोंटेस्क्यू, रूसो, एडम स्मिथ। सो दे वांटेड टू बेस द सोशियोलॉजी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। क्या क्या कीवर्ड्स है? रैशनलिज्म, रीजन एज ए मेजर टू जज सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। रीजन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, इंपेरिकल रिसर्च। यही तो कीवर्ड्स हैं। अब आपको ये बात पता होना, अगर आपने इंपेरिकल कीवर्ड लिख दिया ना तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपेरिकल रिसर्च। और जब नहीं पता तो जब भी आप अपने नोट्स को देखोगे ना तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते रहना, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके इन द एंड काम आएगा। सेक्युलराइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमन प्रोग्रेस। अब ह्यूमन प्रोग्रेस में लाइक बिलीव इन द ह्यूमन एबिलिटी टू इंप्रूव एंड रिफॉर्म सोसाइटी, सो दे सॉ द चेंजेस एज प्रोग्रेसिव। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। तो मार्क्स वाज डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय देम। देन यू हैव टू द कंजर्वेटिव रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट। ठीक है। तो एक छोटा सा नोट्स है जो मैंने कभी चैनल पे शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प फ्रॉम दिस कि भाई कितना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सो इन द एंड कंजर्वेटिव रिएक्शन के बारे में लिख लिया कि भाई इट बिकॉज दे वर डिस्टर्ब। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो there's chaos, they represented anti-modernity, they wanted to return to the time of Middle Ages. So peace became a goal for sociology. Now that was actually the what was being looked for by the Enlightenment thinkers also. Then इसके बाद फिर आप इरविन जैटलिन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है। एंड देन यू कैन राइट अबाउट जॉन हैरिस का स्टेटमेंट, जो कि सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन व्हिच अरोज इन डायरेक्ट रिस्पांस टू द सोशल प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय मॉडर्निटी। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम अपने पास तैयार होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? नितिन सांगवान सर के डायग्राम में, बुक में डायग्राम जो है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, अच्छा है, लेकिन जो यूपीएससी आपको बुक देगा ना उसमें वो डायग्राम आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि इधर से भी काट देता है, इधर से भी काट देता है। अगर आप देखोगे तो वो बाय द सिस्टम तो बनाया जा सकता है, आप अपनी पेन से वैसा डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो व्हाट यू कैन डू, सोशल फोर्सेज, अब इसके सोशल फोर्सेज के नाम लिख दिए, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज इसका वो लिख दिया, देन इंक्लूड सीधे लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस तरह से वो आप कर सकते हो। इट क्रिएटेड नीड, इट प्रोवाइडेड द मीन्स। तो अगर अब देखो एग्जामिनेशन में जाके आप डायग्राम शॉर्टन करने के नहीं सोच पाओगे, समझना इस चीज को। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन में जाके अपना डायग्राम छोटा कर लें तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपके दिमाग में वही डायग्राम आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना है ना, ये अभी करना है, आपके नोट्स में करना है, क्योंकि आपको बात पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई लंबा डायग्राम देखा है और आपको पता है कि मैं ये डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, अगर आपको कोई डायग्राम अच्छा लग रहा है, यार एक चीज सोच के देखो, वो डायग्राम कब अच्छा है? जब आप उसको बना पाओ अपनी किताब में, अपने आंसर की मतलब आपके आंसर बुकलेट में। अगर वो डायग्राम आप बना ही नहीं पाओगे तो क्या वो डायग्राम अच्छा है आपके लिए? वो नहीं है अच्छा आपके लिए। तो ऐसे केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शॉर्टन द डायग्राम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। आपके जो भी मेंटोर हैं उनसे चेक करा लीजिए कि सर ये डायग्राम सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार हमको वो डायग्राम सही लगता है लेकिन होता वो गड़बड़ है, एंड उसके बेसिस पे फिर आप चाहे पूछ लीजिए कि हाँ सर सही है, बस वो डायग्राम रट डालिए और उसको कर लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ डिफरेंट डायग्राम, अ डिफरेंट फ्रॉम दैट फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। अब इतना तो मैंने बना लिया, नोट्स बना रहा था, अब इस नोट्स में एक कमी रह गई। मैं अब गया फिर से अपने पीवाईक्यूज देखा, हाँ मेरे नोट्स क्या इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं, तो मैं अपने पीवाईक्यूज देखूंगा। सब कुछ बना लिया भाई, ठीक है, एनलाइटनमेंट इंक्लूड कर लिया, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस इंक्लूड कर लिया, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट इंक्लूड कर लिया, ये भी इंक्लूड कर लिया, ये भी कर लिया, यूरोप वाला भी चलो मैं कुछ कुछ मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने यूएसए के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो लिखना चाहिए। ऐसे केस में मैं रिसर्च नहीं करूंगा, मैं सिंपल क्रॉनिकल का सॉल्यूशन उठाया, पढ़ा भैया यूएसए 10 शिकागो स्कूल में इमिग्रेशन की इश्यू था, उस आंसर से मुझे दिख रहा है सीधा सीधा। सो देयर वाज अ स्टडी बिकॉज दे वर लिविंग इन द घेटोस, सो दे उनकी भी तो सिमिलर कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में थे, पॉवर्टी वगैरह था, घेटोस में रहते पॉवर्टी था, हेल्थ इश्यूज थे, ये सारी चीजें आप अपने से अपनी लैंग्वेज में वो कर सकते हो। एंड देन डुबियस एंड एडम्स दे स्टडीड द फिलाडेल्फिया नेग्रो, ठीक है, with a social reformist orientation which gave to the emergence of sociology, which gave the impetus to sociology in USA। बस इतना लिख लिया, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये पूछेगा भी नहीं जल्दी, इसका इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं था। ये चीज अगर ध्यान में रखते हो, अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपके नोट्स डायरेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे, अब लास्ट में डेफिनेटली एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके नोट्स आपको हमेशा हेल्प करें, तो अपने लिए लास्ट में 3-4-5 लाइन का पॉइंटर लिख लीजिए। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, खुद से सवाल पूछने के लिए, इसमें मैं क्या लिखूंगा, इनलाइटनमेंट, इसमें मैं क्या लिखूंगा, सोशल फोर्सेस, इसमें मैं क्या लिखूंगा, मॉडर्निटी का एस्पेक्ट पूछ लिया, इसमें मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। 3-4-5 चीजें मेरे को समझ में आई थी पीवाईक्यू के बेसिस पे। यूएसए में कैसे इमरजेंस हुआ था, इसमें मैं क्या लिखूंगा, ये 5 लिख लिया। तो जब अपने नोट्स तो रिवाइज कर रहूंगा, लेकिन मैं बीच बीच में इनको जरूर देखता रहूंगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहूंगा। अगर मैं इसको रिविजिट करता रहूंगा, मान लो कुछ भूल रहा तो यार पलट लो किताब ना, कौन मना कर रहा है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपके नोट्स परफेक्ट होंगे, आपको याद भी रहेगा। पता है ज्यादातर बच्चों को क्यों सोशियोलॉजी के क्लास कोचिंग करने के बाद भी कुछ चीजें कॉन्फिडेंस आता नहीं है। एक सिंपल सा रीजन है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो पैसिवली पढ़ रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर स्टडिंग पैसिवली। अब वो इधर से नॉलेज फ्लो कर रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आके वो अपना खुद के आइडियाज को स्ट्रक्चर करने की कोशिश नहीं करते, वो ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, वो कभी ये नहीं सोचते कि उसने पढ़ाया क्या, वो छोड़ देते हैं वहीं पे, तो दिमाग लगाते नहीं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। अगर आपने ये चीज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली अपने नोट्स के साथ, तो फिर अगर आपने इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, तो उसी टाइम पे आप उसको 5-6-7 बार रिवाइज कर लोगे। और 5-6-7 बार जिस टाइम पे आपने रिवाइज कर लिया ना, आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो गया, आइडिया स्ट्रक्चर्ड होते चले गए, क्योंकि आपको सोचना पड़ रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे सुन सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते, बिना सोचे पॉइंटर्स नहीं लिख पाओगे, वो सोचना पड़ेगा आपको। और ज्यादातर बच्चे सोचना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनको तकलीफ होती है। हमें कंफर्ट पसंद है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मतलब दिस इज नॉट अबाउट द सोशियोलॉजी, दिस इज अ जनरल लाइफ एग्जांपल, कि हम क्या करते हैं आजकल। आप में से कई बच्चे होंगे जिन्हें लाइक लेट्स से कि स्विगी है, खाना मंगाने की आदत है, भाई रात को 10 बज रहे हैं, हो सकता है कि मैं बाहर निकल के सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, पैदल मुझे जाना पड़ेगा, मैं एक आटे का 5 किलो का आटा लेके अपने रूम पे लेके आ सकता हूं, चांसेस हैं। बट मेरे को लगेगा अरे यार कौन जाएगा ससुरा उतना दूर, तो मैं क्या कहूंगा, स्विगी को 30 रुपए दूंगा डिलीवरी चार्जेस, और उसके अलावा जीएसटी टैक्स होगा एक्स्ट्रा दूंगा, कोई बात नहीं, 40 रुपए जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को आराम चाहिए। वहां पे अगर रीजन ये होता कि मेरे को टाइम बचाना है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं उसी टाइम पे 10 मिनट निकल नहीं सकता था, मैं उस टाइम को आई मीन टू से कि वो निकलने मेरे आलस के चलते मैं बाहर नहीं निकला, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने कई चीजें मिस कर दी। आपने अगर आप उसका जो एक हेल्थ बेनिफिट होता, जो आप पैदल जाते बाहर वापस चल के आते, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता, लेकिन हम नहीं करना चाहते। आजकल डेट में यू विल ऑलवेज फाइंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द मेंटल इश्यू। आपकी कोई उम्र है यार,
हेल्थ इश्यूज के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता ये डिस्कशन ही क्यों होते हैं। आपकी ये उम्र ही नहीं है कि आपको ये मेंटल हेल्थ इश्यू वाली चीजें होनी चाहिए। आप यू आर द स्टूडेंट, यू आर द यू आर द यूथ, बट आप जाते हैं क्या कहते हैं, भाई मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, एंड डॉक्टर जाता है आपको एक नींद की दवाई दे देता, आप सोते रहते हो और आपको लगता है कि मेरा इलाज हो रहा है। अरे फाइट करो यार, कम ऑन। बट उसके लिए आपको खुद को तकलीफ देनी पड़ेगी। वहां पे भी हमें इजी लाइफ चाहिए कि हमें कोई जाएगा दवाई देगा, हम लेट जाएंगे, बस हो गया, और खुद को फील करा देंगे दैट यस आई एम इन डिप्रेशन। डिप्रेशन एक्चुअली जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके लाइफस्टाइल से लिंक्ड अप हैं। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी इंसान को जिसको ये वाली चीजें हो रही है ना, डिप्रेशन एंड ये वो, कुछ चीजें बता रहा हूं वो करके देख लेना, और उसका अगर मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं सुधरा तो बताना। सिंपल सी चीज है, लाइट खाना खाना है सुबह शाम, जो भी खा रहे, 15-20 मिनट सुबह जुम्बा, 15-20 मिनट शाम को जुम्बा, ज्यादा नहीं, 20-25 15-20 मिनट पसीना आना चाहिए। टाइम से सो जाइए, टाइम से उठ जाइए, और जब जब आपको लगे आप दुखी हो रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज एंड कुछ अच्छे मोटिवेशनल गाने, इतना करके देख लो, सारा मेंटल हेल्थ इश्यू भाग जाएगा। जरूरत ही नहीं है। क्या होता है ना, जब हमको बैड सैड फील हो रहा है, या लाइक लेट्स से कि एक एग्जांपल लेकर आता हूं, किसी पर्सन का लाइक ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन बाई चांस किसी का ब्रेकअप हो गया, तो हम क्या करते हैं, दुखी वाले गाने में वो तड़प तड़प के इस दिल से आ निकल लेते हो, हम फील करते हैं अपने आप को हमारे दिल से आ निकल रही है। उस टाइम पे हम ये वाले गाने नहीं, हमको पसंद नहीं आते कि कर हर मैदान फतेह, हम वो गाने नहीं सुनते। हम कौन सा सुनते हैं, मेरी दुनिया में जाके मत जा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये गाने सुनते हैं हम। वो जब दुख हो रहा हो ना, जब रो रहे हो, तो वो गाने सुन के देखना कि कर हर मैदान फतेह, हाँ यही रास्ता है करके दिखाना, ये फोड़ देंगे वो फोड़ देंगे। आप कंधे झुका के बैठते हो उस टाइम पे, आप उस इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर नोट करके देखना, वो अपने आप को अलग करता है, वो उसके कंधे झुके रहते हैं, वो अपना खाना छोड़ता है, तो उस दुख वाली चीजों को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है। और उस मेहनत को ब्रेक कर दिया अगर आपने, वो चीजें की नहीं, उसके अपोजिट में एक्टिविटी कर ली ना, बिलीव मी, उस इंसान को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन से हमें सिंपैथी मिलती है। हमें अच्छा लगता है कोई बोलता है बेटा तुम बीमार हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। बचा के रखिए दोस्त, बचा के रखो अपने आप को इस चीज से। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। ये चीज आपको डिस्टर्ब करनी ही नहीं चाहिए। एनीवेज वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। अगर आपको ये सलाह अच्छी लगे प्लीज अप्लाई इट। कभी ब्रेकअप हो ना, कभी दुख हो, अच्छे मोटिवेशनल गाने सुनो, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, टाइम पे सो जाओ, और थोड़ी बहुत बातें अपने पेरेंट्स से कर लो, लाइफ में क्या करना है, कुछ अच्छे पॉजिटिव लोगों से बात करो, नेगेटिव लोगों से नहीं, कि भाई उसने तेरे को छोड़ के दिया, बदला लेना है, ऐसी छिड़क देंगे, ऐसे लोगों से दूर बच के रहना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें कर लो, कभी लाइफ में परेशान नहीं होंगे। और एक चीज याद रखना, कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए बना ही नहीं था। सिंपल सी चीज है। एनीवेज, सो दिस वाज अबाउट, जो मैं आपको नोट्स के बारे में बताना चाहता था, कि ये इस तरह से अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, आपके नोट्स डायरेक्टेड होंगे, और बिलीव मी पीवाईक्यू के थीम्स ही रिपीट होती हैं। अब एक चीज यहां पे और बता देता हूं आपको, जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं 1, 2, 3, 4, आप लोग ये बात जानते होंगे, 5, 6, 7, 8, दिस इज सेक्शन ए। ऐसे ही आता है ना क्वेश्चन, दिस इज सेक्शन बी। ये कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट। उसके बाद या तो 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन इससे, या 1 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, तो इस हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू ओरिएंटेड नोट्स बना लिए, तो टोटल मैं आपको बता दूं, आपको 5 + 5 + 3 2 6 क्वेश्चन यहां पे, 3 क्वेश्चन यहां पे, या फिर 3 6 वो, तो टोटल 19 क्वेश्चंस के लिए, आइडियाज और स्ट्रक्चर के लिए आप
कोई भी पेपर उठा के देख लेना, किसी भी ईयर का उठा के देख लेना, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। पीवाईक्यू के थीम के बेसिस पे आप 19 के 19 सवाल इजीली कर लोगे, बिना किसी टेंशन के, माइंड में बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के कि भाई मेरे नोट्स में ये कंटेंट होगा कि नहीं होगा। और ये चीज अगर आपने कर ली जिस तरह से मैंने आपको बताया है, 320-30 कहीं नहीं गया। मैंने यही किया था उस टाइम पे, ऑल्दो मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला था, बट व्हेन द टीचर टोल्ड मी, मैं आपको बताता हूं, इट हैपेंड विथ मी। मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था फिलॉसफी से सोशियोलॉजी में। टीचर ने बोला था, मेरे पास 69 डेज थे, उन्होंने बोला बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल क्योंकि तुमने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, 69 डेज है। मैंने उनको फोन किया था ये बोल के कि सर मैं बस इतना चाहता हूं कि आप भी कॉपी टाइम पे चेक कर दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए कितने दिन में कॉपी चेक कर होकर मिल जाएगी। ही सिंपली टोल्ड मी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, आइडिया स्ट्रक्चर्ड करता चला गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता चला गया, एंड आई हैव एंडेड अप विद अ सिलेक्शन इन सोशियोलॉजी। ये आपका कोई भी ऑप्शनल हो, आप ये करके देख लेना, आप बेहतरीन इंसान बन के निकलेंगे। और आप उसके बाद सिंपली प्रैक्टिस 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 एंड अपडेशन, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू अबाउट द नोट मेकिंग। बाकी अब अगर आपके कुछ डाउट्स हो, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग टू यू। So I will be posting this meet. Watch screen not available. ऐसा हुआ है क्या? So that's it. So this was it. And I hope आपको ये मीट में जो भी बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी. So thank you very much. I wish you all the best. Thank you.